नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। एक अहम खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पूजा अर्चना की और अब ये डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां पर रुद्राभिषेक भी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए रुक कर लेते हैं 7 बजे 7 सवाल का। देखिए आज सुबह इन एसोसिएशन विद म्यूचुअल फंड्स सही है। और चलिए हमारे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज सुबह पूरी दुनिया उस वक्त सहम गई जब यूक्रेन स्थित यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिजिया पर रूसी फौजों ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहां आग लग गई और दुनिया के सामने चेर्नोबिल और फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे की यादें जो है वो जहन में ताज़ा हो गई। राहत की बात यहाँ पर यह रही कि इस हमले से प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, वहाँ पर रेडिएशन लीक नहीं हुआ जिसकी बातें हो रही थी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल और 7 सवालों का आज का हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रखती हूं। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला आखिरकार हुआ क्यों है, वो जानते हैं। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद उसके रणनीतिक ठिकानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस समय रूस के निशाने पर हैं यूक्रेन के पावर प्लांट। आज सुबह रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया पावर प्लांट पर हमला कर दिया। नीपर नदी के किनारे बसे एनरहोदर शहर में पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़पोरिजिया। रूसी सेना ने ज़पोरिजिया को निशाना बनाया और वहां जोरदार गोलीबारी की और वहां बम बरसाए। इससे पावर प्लांट के पास धमाका हुआ और वहां से आग की लपटें निकलती देखी गई। हमले की खबर लगते ही तुरंत बचाव दल सक्रिय हो गया। दमकल के 11 गाड़ियां और 44 दमकल कर्मी तुरंत एक्शन में आ गए। चंद घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि आग से परमाणु पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। यूरोपियंस, कृपया आप लोग जाग जाएं। अपने अपने नेताओं को कहें कि रूसी सेना ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। एनहोदर शहर के ज़पोरिजिया पावर प्लांट जहां पर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, चेर्नोबिल में केवल 1 रिएक्टर फटा था, केवल 1। लेकिन राहत की बात यह रही कि रूसी हमले में प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ज़पोरिजिया में रेडिएशन का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में कुल 4 न्यूक्लियर प्लांट ज़पोरिजिया, रिवर, खमलनेत्स्की दक्षिण यूक्रेन में है, जिनमें 15 न्यूक्लियर रिएक्टर संचालित होते हैं। इनमें से 6 रिएक्टर ज़पोरिजिया में है। खास बात यह है कि ज़पोरिजिया पावर प्लांट से यूक्रेन की 1/4 ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में ये सामरिक रूप से यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग सबको चेतावनी दे रहे हैं, रूस को छोड़कर अब तक किसी ने परमाणु रिएक्टर्स पर हमला नहीं किया है। ये पहली बार हमारे इतिहास में, मानवता के इतिहास में कोई आतंकी देश परमाणु आतंकी पर उतर आया है। रूस के इस हमले ने परमाणु युद्ध के खतरे के अलार्म को फिर से बजा दिया है। आग अगर विकराल होकर परमाणु प्लांट को अपनी जद में ले लेती तो 1986 के चेर्नोबिल जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। चेर्नोबिल पावर प्लांट पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े अब तक 2 बड़े हादसे दुनिया में हो चुके हैं। चेर्नोबिल और फुकुशिमा में होने वाले हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जब फिर से एक न्यूक्लियर प्लांट का खतरा उत्पन्न खड़ा हुआ तो दुनिया में फिर से दहशत फैल गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी पर आधारित है।
कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से पूरी दुनिया में आखिर खौफ क्यों फैल गया है, वो देखिए जरा। रूस और यूक्रेन की जंग किस कदर खतरनाक होती जा रही है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने के लिए बमबारी की। इसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक हलचल पैदा हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की है। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से कहा कि वो इस मसले पर कुछ ही घंटों में यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे। रूस के हमलों में प्लांट की यूनिट 1 के रिएक्टर कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। अगर इस प्लांट पर रिसाव होता है तो फिर इससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर ही हर किसी की रूह कांप उठती है। सबको याद होगा कि चेरनोबिल जो घटना हुई थी, जिसमें रेडिएशन कितनी लंबी दूरी तक गया, वो कई सौ किलोमीटर तक, इवन 1000 किलोमीटर्स तक का भी उसका प्रभाव जाता है। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक होके उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, डेफिनेटली जो यूरेनियम वाला पार्ट है वो हमारे पूरे एरिया को प्रभावित करेगा। और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई और यहाँ कम से कम 10 गुना इवेंट वहाँ पे होने वाला है। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा हुआ था, जिसमें काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ये कह रहे हैं कि रूस की सेना को तुरंत रोकना चाहिए। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अगर न्यूक्लियर धमाका होता है तो ये सबका अंत होगा। दुनिया परमाणु रेडिएशन का दंश झेल चुकी है। जापान में आए भूकंप और फिर सुनामी ने जमकर तबाही मचाई थी और फिर परमाणु आपदा का पहाड़ टूट पड़ा। इसे इतिहास में दूसरी सबसे खराब परमाणु आपदा माना जाता है। दरअसल जापान में आए भूकंप की वजह से फुकुशिमा परमाणु प्लांट में धमाका हुआ। काफी तेजी से रेडिएशन हुआ। फुकुशिमा में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों का जाना वर्जित है। और यही वजह है कि यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद पूरे यूरोप में खौफ है। हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी अलर्ट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चेरनोबिल हादसे के बाद न्यूक्लियर प्लांट्स की सेफ्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि उसके न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए थे। ऐसे में आज का हमारा तीसरा सवाल इसी पर आधारित है कि क्या न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का खतरा आखिर होता कब तक है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूक्लियर फिजिस्ट प्रोफेसर आर राजारमन। सुनिए जरा। वो जो भी साइड में जो हमला हो रहा है उस वजह से अगर बिजली रुक जाए, उनकी पावर सप्लाई कट हो जाए, तो वो सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि फिर वो रिएक्टर को कूल नहीं कर पाएंगे और कूल नहीं किया तो फिर एक्सप्लोड हो जाएगी। तो ये डेंजर है। अगर रिएक्टर बंद हो तो ये डेंजर भी नहीं है। और उनके ट्रेनिंग बिल्डिंग में बॉम्ब गिरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टर बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। अनटिल द बिल्डिंग इटसेल्फ क्रैक्स, वो इस बार तो हुआ नहीं है। रेडिएशन बाहर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं कह रहा हूँ कि डेंजरस सिचुएशन नहीं है, डेंजरस है। इतने पास खेलना नहीं चाहिए रिएक्टर के पास, बट जो भी हुआ है उसके वजह से कुछ अभी तक तो कुछ डेंजर नहीं है। तो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो 9वें दिन भी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक रूसी फौज को निर्णायक बढ़त नहीं मिल पाई है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के अंदर अभी तक घुस नहीं पाया है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी पर आधारित है। वो आपको बताएं कि रूस यूक्रेन युद्ध के 9वें दिन के हालात आखिर हैं क्या। इसके लिए चलिए आपको एक यूक्रेन के मैप के जरिए समझाने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये तमाम चीज़ें देखिए, रूसी कब्जा जो आप रेड में देख रहे हैं, उसका मतलब है कि रूसी फौज जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कीव की हम बात कर रहे हैं। रूसी फौज जो है यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी कर रही है। कीव में रूसी फौजें जो हैं वो युद्ध के 9 दिनों के बाद भी घुस नहीं पाई हैं। 64 किलोमीटर लंबा काफिला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ रहा है और कीव से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है रूसी फौजों का
ये लंबा काफिला। लेकिन उनके लिए कीव अभी भी दूर साबित हो रहा है। इसी बीच एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब तक कीव पर कब्जा पूरी तरह से नहीं हो जाता, अभी और वक्त लगने वाला है। तो यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर यानी खार्किव की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। रूसी फौजों ने खार्किव में, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तबाही मचा कर रखी है। कभी एक खूबसूरत शहर हुआ करता था खार्किव, अब सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही दिखाई देता है। खार्किव में भी जंग जो है, लड़ाई जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। इसके कुछ इलाकों पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, खेरसन की बात करते हैं। ये एक तटीय इलाका माना जाता है जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और एक और शहर है, वो है ओडेसा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहां पर लड़ाई जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। आज सबसे बड़े हमले की बात करते हैं। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं। ज़ैपोरिज़िया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज हमला हुआ। इस हमले में देखिए प्लांट में आग लग गई और दुनिया भर में दहशत फैल गई। ये कहा गया कि अगर रेडिएशन यहाँ से लीक हो जाता है तो और भी बड़ी तबाही की तस्वीरें हम देखेंगे। हालांकि राहत भरी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि यहाँ से किसी तरह का कोई रेडिएशन लीक हुआ नहीं। तो ये है 9 दिनों का हाल जो हम आपको मैप के जरिए समझा रहे थे। तो देखिए 9 दिनों के बाद भी रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा अभी नहीं कर पाई। कीव समेत कई शहरों में जोरदार धमाके हो रहे हैं। रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर रुका हुआ है, लेकिन रूसी फौजें आगे बढ़ नहीं पा रही। ऐसे में आज का हमारा 5वां और अहम सवाल वो ये है कि अब तक रूस की ताकत के आगे यूक्रेन डटा कैसे हुआ है, खड़ा कैसे हुआ है, वो देखिए। शक्तिशाली रूस ने जब अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोला तो ये माना जा रहा था कि रूस महज कुछ ही दिनों में यूक्रेन को हराकर उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जंग के 9 दिन हो जाने के बाद भी अब तक रूस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के सैनिकों के अलावा स्थानीय नागरिकों का जोश और जज्बा है। हर जगह यूक्रेन के आम नागरिक रूसी सैनिकों को रोकने के लिए खुद सैनिक बन गए हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के शहर लवीव की है, जहां आम यूक्रेनी बंदूक चलाने का प्रशिक्षण ले रहा है। यूक्रेन के लोग रूसी सेना के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार थे। ये ओडेसा की तस्वीर है। रूसी फौज को रोकने के लिए ओडेसा के लोग बैरिकेड बनाने के काम में जुटे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी सेनाओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। कीव के बाहर 64 किलोमीटर लंबा रूसी फौजों का काफिला पिछले 3 दिनों से खड़ा है, लेकिन ये शहर के अंदर नहीं घुस पा रहा। इसकी वजह यूक्रेन की सेना के साथ स्थानीय नागरिकों का प्रतिरोध है। अभी एक और धमाका हुआ है यहाँ पे, और मेरे साथ देखिए यहाँ पे एक सिविल डिफेंस के जो ये हैं, इनकी उम्र देखिए आप। व्हाट इज योर नेम? कक्जाबुत्तिबिया कॉन्स्टेंटिन की आप उम्र देखिए। ये बूढ़ा आदमी है लेकिन हथियार लेके खड़ा है, और यहाँ ये मेट्रो के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, देखिए ये बूढ़ा आदमी है। जहां नागरिकों के पास गन नहीं है, वहां उनका हौसला है जो रूसी फौजों के खिलाफ उन्हें खड़ा होने की शक्ति दे रहा है। ये बर्डियोस्क की तस्वीर है। यूक्रेन के लोग यहां रूसी सेना के सामने खड़े हो गए और उनका रास्ता रोक दिया। यूक्रेन के लोग किस तरह अपने देश को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, उसकी बानगी कीव का ये परिवार है। पति भारतीय मूल का है और पत्नी यूक्रेनी। परिवार ने यूक्रेन छोड़ने की जगह बंदूक उठाकर वतन की रखवाली का रास्ता चुना। हजारों की संख्या में लोग ये शहर छोड़कर भाग रहे हैं, क्या देशी क्या विदेशी। ऐसे में आप नहीं जा रहे, आप अपने हथियार तैयार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हथियार तो आत्मसुरक्षा के लिए हैं। हथियार सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि कोई अगर हम पर हमला करेगा तो अपनी आत्मसुरक्षा में इनका इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज मेरे बच्चे और मेरी बीवी वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन को। इवन मैंने कहा चलो दूसरी सिटी में चलते हैं, बोले नहीं, अगर सब लोग कीव से हम चले जाएंगे तो खाली हो जाएगा कीव, और फिर तो रशिया को लड़ने की जरूरत नहीं है। हमसे सीधा आएंगे और हमारे घरों पर और हमारे वतन पे कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा इस समय खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की बने हुए हैं।
जिन्होंने देश छोड़कर जाने का अमेरिकी ऑफर ठुकराकर अपने लोगों के साथ रहने का फैसला किया है। कीव से राजेश पवार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रूस यूक्रेन जंग का फिलहाल कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल जंग रोकने नहीं जा रहे। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल इसी पर आधारित है और वो ये कि कैसे रुकेगी रूस और यूक्रेन के बीच में जारी ये जंग। इसके बारे में बता रहे हैं कीव में मौजूद हमारे संवाददाता राजेश पवार। सुनिए। या तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या ज़ेलेंस्की अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन इस वक्त दोनों में से कोई भी संभव नहीं लग रहा है। इस हालात में इस युद्ध के लंबे खिंचने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। दो दौर की जो वार्ता है वो विफल हो चुकी है और अब आगे देखना होगा कि कैसे ये युद्ध क्या मोड़ लेगा। देखिए, एक दिन की जंग में दोनों ही पक्षों की ओर से करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और पिछले 9 दिन से ये जंग जारी है। इस दौरान दोनों ही पक्षों के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। हजारों लोगों की जान चली गई, वो अलग। ऐसे में आज का हमारा 7वां और आखिरी सवाल जो है वो इसी पर आधारित है कि जंग से किसे कितना नुकसान हुआ है, वो देख लेते हैं। जंग के बारे में कहा जाता है कि इसे शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन खत्म करना मुश्किल। जंग से जूझते देशों को नुकसान होता है, उसकी कीमत उन्हें आने वाले दशकों तक चुकानी पड़ती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जंग की हर वो तस्वीर दिखाई दे रही है जो आने वाले समय में दोनों देशों को दशकों तक सालती रहेगी। रूस और यूक्रेन के जंग में बर्बादी और तबाही का आलम दोनों तरफ है। यूक्रेन अपनी जमीन पर महाशक्ति रूस को रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उसको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही की तस्वीरें हैं, ध्वस्त हुई बिल्डिंगें और जली हुई इमारतें। यहाँ पर हुई बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन नुकसान केवल यूक्रेन का ही नहीं हुआ, रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में उसकी सेना ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने अब तक रूस के 9,166 जवानों को मार गिराया है। 251 रूसी टैंक ध्वस्त कर दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने रूस के 33 एयरक्राफ्ट और 37 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के दावों को झुठलाते हुए कहा है कि यूक्रेन में 498 रूसी सैनिक ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं, 1597 सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा रूस ने दावा किया है कि उसके हमलों से 2,870 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और करीब 3700 सैनिक घायल हैं। रूस ने 570 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी समस्या है उस पर लगने वाला आर्थिक प्रतिबंध। दुनिया भर के कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। प्रतिबंधों का असर अब रूस की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। रूस की करेंसी रूबल में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अब तक रूसी संस्थाओं की करीब 1 लाख करोड़ डॉलर की पूंजी को फ्रीज किया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन से एक दिन युद्ध करने में रूस को 20 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी अब तक रूस ने इस जंग में करोड़ों डॉलर फूंक दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। गुड न्यूज टुडे पर आगे है आपके लिए फैक्ट चेक। नमस्कार।